डीपीआई ने चौंकाया। जी हाँ साथियों, नमस्कार। हम बात कर रहे हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा के मोस्ट अवेटेड एक जानकारी की। किसकी? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। ठीक है, हम सभी चयनित अभ्यर्थियों का बहुत समय से ये था कि भाई कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कब उसका शेड्यूल आएगा। ठीक है, तो वह सारी जानकारी डीपीआई ने आज जारी कर दी है। हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं कि आवश्यक दस्तावेज क्या होने वाले हैं, काउंसलिंग कैसे होगी, और जो भी आपके सारे डाउट्स हैं एक ही वीडियो में हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय। अभी फिलहाल ट्राइबल ने ऐसी कोई जानकारी अभी अपने पोर्टल पे, टीआरसी पोर्टल जो होता है उस पर कोई भी जानकारी दी नहीं है। ठीक है, टीआरसी पोर्टल जो अपना है उस पर ट्राइबल विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन डीपीआई ने सारी जानकारियां अभी हमें दे दी है। जैसे अंग्रेजी विषय तो आवश्यक अर्हता क्या है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अभ्यर्थियों के जो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कॉमन डाउट्स हैं, उनके बारे में एक पीडीएफ जारी करके डीपीआई ने हमें बताया हुआ है। और सबसे विशेष बात है नियोजन निर्देशिका, जो कि हमारा मेन पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद भी हम पॉइंट टू पॉइंट इन सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है 20 नवंबर 2025, मतलब आज के ही दिन से इन्होंने प्रक्रिया चालू कर दी है। ठीक है, और जो डीपीआई वाले अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन डीपीआई में हुआ है उनका प्रोफाइल बनना भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन ट्राइबल, जैसे मेरा सिलेक्शन ट्राइबल डिपार्टमेंट में हुआ है, मैंने अभी प्रोफाइल बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वहां नो डेटा फाउंड बता रहा है अभी। ठीक है, तो उम्मीद है कि कल तक या परसों तक ट्राइबल विभाग भी आदेश जारी कर देगा सारे। इस प्रकार से आपको सारे आदेश देखने के लिए मिल जाएंगे और हम भी प्रोफाइल बनाकर उसमें अपने दस्तावेज अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, 20 नवंबर से 24 नवंबर सभी चयनित अभ्यर्थी विशेष रूप से बात का ध्यान रखेंगे, 24 नवंबर के पहले पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर देने। ठीक है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि महर्षि की डिग्री, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। महर्षि की डिग्री मैक्सिमम एज का जो अभ्यर्थियों को डाउट था उसको मैंने क्लियर किया था। ठीक है, इसके अलावा रिजेक्शन के रीजन बताए हुए थे मैंने, जो पिछली बार भर्ती हुई थी उसके आधार पर रिजेक्शन की रीजन बताए थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन वजहों से अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को बहुत डाउट आ रहा है अभी कि अभी उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने या नहीं करने, प्रोफाइल बननी या नहीं बननी है। ठीक है, तो इसके विषय में एमपी ऑनलाइन ने अपना हेल्पलाइन नंबर देकर रखा है, जरूरत पड़ी तो हम डीपीआई से भी बात करके इस बात का निष्कर्ष निकालेंगे। और अभी कुछ ही समय में सभी को पता चल ही जाएगा कि जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी है उनकी प्रोफाइल बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, इस प्रकार से आपको टीआरसी पोर्टल पे जाना है। ठीक है, साइन अप या लॉगिन का ऑप्शन आएगा ऊपर, अपने को क्या है प्रोफाइल बनाने के लिए साइन अप करना पड़ेगा। वहां आप अपना एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो आपकी क्या है वहां से प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके विषय में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यह जो चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका आई है, यहाँ वेटिंग का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए सभी को कंफ्यूजन हो रहा है कि वेटिंग वालों को अभी प्रोफाइल बनाकर दस्तावेज अपलोड करने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस विषय में अभी हम बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रक्रिया शुल्क लग रहा है अपना, पोर्टल शुल्क लगता है 100 रुपए, 7 दस्तावेज आपके अपलोड होंगे, प्रत्येक का आपको 5 रुपए पृथक से अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का अगर डाउट आ रहा है तो एमपी ऑनलाइन ने अपना कस्टमर केयर नंबर दे रखा है, इस पर आप संपर्क करते हैं, सुबह 9:30 से 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। प्रक्रिया उन्होंने बताई हुई, दस्तावेज अपलोड की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, सत्यापन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, सारी उन्होंने बताई हुई है कि भाई आपको क्या करना है। टीआरसी पोर्टल पे जाके आपको सारी चीजें, टीआरसी पोर्टल पे आपको सारी जानकारी जो है और जो भी प्रक्रिया है वह आप करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है 8.2। ठीक है, 8.2 एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दस्तावेज अपलोड करते समय जो गेस्ट अभ्यर्थी थे, ठीक है, तो उन्होंने एक बात बोल रखी यहाँ पे कि जो नॉन गेस्ट हैं वह तो किसी भी जिले में, मतलब मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में अपना सत्यापन कराना चाहते हैं दस्तावेजों का तो वह करवा सकते हैं। लेकिन जो गेस्ट फैकल्टी है, अतिथि शिक्षक है हमारे, तो उनको उसी जिले में सत्यापन करवाना होगा। उसी जिले में सत्यापन करवाना उनके लिए अनिवार्य है जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। ठीक है, आपको जूम करके मैं बता देता हूं कि जिस जिले में उन अभ्यर्थियों के द्वारा अतिथि के रूप में कार्य किया गया है उसी जिले में उन्हें अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। ठीक है, यदि एक से अधिक जिलों में कार्य किया है तो उन्हीं जिलों में से किसी एक, मान के चलिए किसी गेस्ट फैकल्टी ने 2 जिलों में काम किया, 3 जिलों में काम किया, तो उन्हीं 3 जिलों में से 2 जिलों में से किसी एक जिले में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस जिले का अपने को चयन करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद सत्यापन हेतु जो जिला मिलना है और कार्यालय मिलना है वह
लोक शिक्षण को होगा, लोक शिक्षण संचालनालय यह डिसाइड करेगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां पर होगा। इसके अलावा देख लेते हैं कि दस्तावेज अपलोड करेंगे आप, तो उसके बाद संभाग का चयन करना है। सबसे पहले तो आपको जिला का चयन करना है, फिर संभाग का चयन करना है, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको पोर्टल शुल्क का भुगतान करना है। यह सारी जानकारियां जो मोटे तौर पर है वह हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो और मेन पॉइंट उस विषय में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जो भी आपकी अंक सूची होने वाली है, उपाधि होने वाली है, ठीक है, जो भी आपकी अंक सूची या उपाधि होने वाली है मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होना चाहिए, ठीक है। यह बिल्कुल आवश्यक बात है, सभी को पता है। इसके अलावा आपने जो फॉर्म भरा था उसमें जो अतिथि शिक्षक के रूप में आप सम्मिलित हुए थे, अतिथि शिक्षक कोटा का आपने चयन किया था, तो उसमें जो जानकारी आपने भरी है और उसके आधार पर कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने आपका रिजल्ट बनाया है, ठीक है। तो मतलब जो रिजल्ट बनाया उन्होंने, उसी के आधार पर आपका अतिथि प्रवर्ग में क्या किया गया, चयन किया गया, ठीक है। अगर आप अतिथि की पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं तभी आपका अतिथि कैटेगरी में सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपकी जो अभ्यर्थिता है, कैंडिडेचर है आपका, वह समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। इन्होंने डेट दी हुई है, जो अतिथि शिक्षक गेस्ट फैकल्टी का अनुभव है वह 30 अप्रैल 2025 तक का इन्होंने मान्य कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो स्कूल शिक्षा विभाग है, जो अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा आपका, स्कूल शिक्षा विभाग में जिन्होंने कार्य किया है उनका जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, ठीक है ना, यह आपका मान्य होगा उसमें, ठीक है। इसके बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों में जिन्होंने कार्य किया है तो उनका जो जनजातीय कार्य विभाग के जारीकर्ता अधिकारी होंगे, ठीक है, जारीकर्ता अधिकारी होंगे, उनके द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र ही आपका वहां पर लगेगा, ठीक है। और ये वाली कंडीशन आप सभी को पता है कि आपको 3 शैक्षणिक सत्र चाहिए, 200 कार्य दिवस का अध्यापन का आपका अनुभव होना चाहिए, तभी आप अतिथि शिक्षक कैटेगरी में वैलिड होंगे, ठीक है। अन्यथा आपको आपकी अभ्यर्थता जो है अमान्य कर दी जाएगी। चलिए ठीक है। इसके बाद जो अंग्रेजी विषय के लिए उन्होंने गाइडलाइन बताई है कि अंग्रेजी विषय, गणित और संस्कृत विषय, ठीक है, इनके बारे में अभ्यर्थियों को डाउट थे कि हमारा भाई इस विषय से यूजी है, ठीक है, गणित एवं संस्कृत में, साथ ही इंग्लिश में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फाउंडेशन विषय के दम पर ही डाल दिया था भाई इंग्लिश विषय में, और उनका चयन हो गया, तो अब उनके साथ समस्या आने वाली है, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों को बोनस अंक मिले हैं, जैसे एनसीसी वगैरह के बोनस अंक जो मिलते हैं, तो उसका आपको सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। प्रस्तुत अगर आप नहीं कर पाते तो आपके जो बोनस अंक है वो हटा दिए जाएंगे और अभ्यर्थता भी आपकी अमान्य कर दी जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट है। और फिर जो फाइनली अंतिम रूप से अहर पाएगा अभ्यर्थी, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर क्लियर कर लेंगे, उनकी लिस्ट जारी की जाएगी, उनकी नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। एक पॉइंट और है, जो ईएसबी द्वारा जारी चयन परीक्षा का परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसमें डेटा, उसका जो डेटा है, ठीक है, आपने जो फॉर्म भरा है उन्हीं सभी जानकारियों के आधार पर आपका रिजल्ट बनाया गया है, ठीक है। तो उसमें विभाग को भी कोई अधिकारिता नहीं है कि भाई उसमें कोई परिवर्तन कर सके। इसके बाद देख लेते हैं, जो ये तिथियां दी हुई हैं, डेट्स दी हुई हैं, 21 से 26 नवंबर तक आपको करने हैं, पहले भी बता चुका हूं मैं। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिए, लेकिन जिला स्तर पर जो सत्यापन होगा तो उसकी जो डेट्स हैं वो पृथक से सूचित की जाएंगी, अलग से उसके लिए डेट आएंगी, और आपको उसके बारे में आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपको इस बारे में भी अपडेट रहना है, साथ ही साथ आपको टीआरसी पोर्टल पे ये सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब और इससे महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं, जो दस्तावेजों की सूची होने वाली है, ठीक है, क्या क्या लगने वाला है आपको डॉक्यूमेंट्स में, बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात आपको लगेगी भाई पात्रता परीक्षा की अंक सूची होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद चयन परीक्षा की अंक सूची होना चाहिए, जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10th या 12th की आपकी मार्कशीट, जनरली 10th की लगती है, 10th की मार्कशीट में हमारी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, तो आपके पास 10th की मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। 12th आपके पास होना चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इसके बाद यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान की आपको यूजी की डिग्री चाहिए, स्नातक उपाधि चाहिए आपको, सभी सेमेस्टर या वर्षों की चाहिए, ठीक है। उसके बाद जिसका सेमेस्टर वाइज है सेमेस्टर की चाहिए, जिसका ईयर वाइज है उसको ईयर्स की चाहिए,
इसके बाद स्नातकोत्तर उपाधि, इसका पॉइंट बहुत सारे बच्चे डाउट में अभी, लेकिन अभी एक मित्र से बात हुई है, उन्होंने जिनका डीपीआई में सिलेक्शन हुआ है वहां पर ये ऑप्शनल है, ठीक है ना। यूजी की पीजी की आपको जो डिग्री अपलोड करनी है वो ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपलोड करना ही पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जो आपने रिजर्वेशन का लाभ लाइक ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, जो कुछ भी आपने लिया है, जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है, जिस कैटेगरी में आपका चयन हुआ है, उसका आपको डिजिटल प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मूल निवासी चाहिए। यदि आपने अतिथि शिक्षक कैटेगरी से फॉर्म भरा हुआ है तो आपको गेस्ट फैकल्टी का अनुभव, ठीक है, ये आपको चाहिए रहेगा। इसके बाद जैसे कोई दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी को 40% से अधिक 40% से अधिक का आपको जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। आयु में छूट, यदि आपको आयु में छूट की कैटेगरी में आते हो, आप मैक्सिमम एज के दायरे में अगर आप आ रहे हो तो आपको उसका प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन, इसके पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था आपको कि रोजगार पंजीयन मस्ट है, ठीक है, ये आपको चाहिए ही रहेगा। उपनाम परिवर्तन, जैसे किसी की शादी हो गई है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका जो शपथ पत्र है, एफिडेविट है, वो आपको लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आएगी, ठीक है। एनसीसी का सी प्रमाण पत्र, इसके अलावा यदि आप शासकीय सेवक हो तो इस स्थिति में आपको एनओसी लगेगी, ओके, ठीक है। इसके अलावा यही सब चीजें हैं, ठीक है। अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र जो है, इन्होंने अभ्यर्थियों के लिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की एक पीडीएफ भी दी हुई है यहाँ पर। जो अतिथि शिक्षक उसका प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा, तो 30 अप्रैल 2025 तक के अनुभव प्रमाण पत्र आपके मान्य किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई मेन पॉइंट इसमें छूट नहीं रहा है, बाकी सब आप समझदार है, चयनित अभ्यर्थी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद भी कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हो गया लेकिन प्रमाण पत्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। उस पर आपका मतलब कोई भी विचार मतलब सुना नहीं जाएगा, ठीक है। आपको यदि आपका गेस्ट फैकल्टी कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपके पास प्रमाण पत्र, अनुभव सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए, ठीक है। अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र, पिछली वीडियो में भी बताया, ये मान्य नहीं होगा, आप यूआर में काउंट होते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर किसी राज्य से हैं तो आप यूआर में काउंट होते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में, ओके। जाति प्रमाण पत्र की बात ये सब चलो ठीक है। इसके बाद ठीक है, ईडब्ल्यूएस सब सारी चीजें पता है। एक सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना मान्य है अथवा नहीं, इस बारे में विस्तृत रूप से आगे बताया हुआ है। यहाँ पर भी बताया कि 2 नियमित उपाधि अगर आपने एक ही सत्र में कर रखी है तो आपकी जो अभ्यर्थता है वो अमान्य कर दी जाएगी, ठीक है। और 2 नियमित उपाधि एवं एक स्वाध्यायी उपाधि होने पर अभ्यर्थता मान्य होगी, मतलब एक प्राइवेट डिग्री एक रेगुलर डिग्री है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। चलो ठीक है। महिला अभ्यर्थी का विवाह उपरांत उपनाम में परिवर्तन, ठीक है, तो उपनाम परिवर्तन का आपका एफिडेविट लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी, ठीक है। एक और आदेश आया हुआ है, ये है तो 19 अप्रैल 2022 का, जैसे कि आप डेट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2022 का इन्होंने दे रखा है, ठीक है। इन्होंने ये नियम बता रखे हैं कि भाई यदि आपने एक सेशन में 2 डिग्री कर रखी है तो उसके लिए क्या नियम, यदि आपने एक प्राइवेट डिग्री कर रखी है और एक रेगुलर डिग्री कर रखी है, ठीक है, दूसरी डिग्री नियमित है, पहली डिग्री स्वाध्यायी है, इस स्थिति में आपकी अभ्यर्थता मान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस कंडीशन में तो आप पास हैं, ठीक है। यदि आपने दोनों डिग्री प्राइवेट कर रखी है दोनों डिग्री, तो भी आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं आएगी, ठीक है। एटीकेटी आ गई और उसी समय पर आपका दूसरे कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया, सेशन आपका चालू हो गया, तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। यदि विश्वविद्यालय के द्वारा सत्र विलंब से संपन्न हुआ है या शून्य सत्र घोषित किया गया है, उस स्थिति में जनरली ऐसा मतलब होता नहीं है, किसी वर्ष हो गया हो अगर, ठीक है, तो उस स्थिति में भी भाई आपको 2 नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरणवार विचार करके इन्होंने कंडीशन दे रखी कि भाई वहां पे ये समझ लेंगे क्या करना है इसका, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई कंडीशन बनती है तो वहां पर वही नियुक्तिकर्ता अधिकारी जो होंगे वह डिसीजन उसका लेंगे, ठीक है। बस एक कंडीशन है कि 2 नियमित डिग्री अगर आपने एक समय पर कर रखी है तो आपकी अभ्यर्थता जो है अमान्य कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद 2022 का ही है, इसमें इंग्लिश विषय के बारे में बताया गया है कि जो इंग्लिश विषय पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उनके लिए जो इंग्लिश लिटरेचर होता है वह 3 वर्षों में मुख्य विषय के रूप में आपने पढ़ा हो, ठीक है ना। यदि आपने फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, अथवा सामान्य अंग्रेजी के स्नातक स्तर में होने के आधार पर फॉर्म भर दिया तो आपकी अभ्यर्थता जो है अमान्य कर दी जाएगी। इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए उसमें, ठीक है। इसके बाद
संस्कृत में संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त संस्कृत व्याकरण भी मान्य है, और गणित विषय के संबंध में भी ये सब आप पढ़ लेना। मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा कि इन्होंने बोला जीव विज्ञान से संबंधित इंजीनियरिंग शाखा छोड़कर बाकी सभी जो इंजीनियरिंग शाखाएं हैं वही भी स्नातक उपाधि कैटेगरी में आपकी मान्य होंगी। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एमपी एग्जाम अपडेट्स, ये आप सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। अन्यथा सीटेट एमपीटेट वर्ग 1 2 3 इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पर आपको सारे अपडेट सारी जानकारियां मिल जाएंगी। सारे डाउट्स क्लियर करने का प्रयास किया। इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट आ रहा है, आपका कोई अलग अपवाद वाला मैटर फंस रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। उसका जो भी ऑथेंटिक वैलिडेशन आंसर होगा, वैलिड आंसर होगा, वह मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी सारे अपडेट्स होंगे, जैसे ही टीआरसी में ट्राइबल विभाग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह चालू हो जाएगा, मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद साथियों।